रत्नाकर सिंह जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से ये पूरी हिंसा भड़की, ऐसे में अब औरंगजेब की कब्रों को लेकर यहाँ पर ये मामले ने तूल पकड़ा था, तो क्या ये औरंगजेब की कब्र के मामले को लेकर इसको मास्क कर कर क्या इनकी मंशा दरअसल कुछ और थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कहा है और उसको क्रियान्वित कर दिया है। उन्होंने दंगा के बाद कहा था कि दंगाइयों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। और आपने देखा कि कैसे 2 घंटे के अंदर पूरे दंगा को, जो सुनियोजित तरीके से पूरे महाराष्ट्र में दंगा फैलाने की जो इनकी साजिश रची गई थी, उसको खत्म करके 2 घंटे के अंदर पूरी तरह से दंगा को कंट्रोल कर लिया गया है। और देवेंद्र जी ने कहा है कि ऐसी कार्रवाई हम करेंगे कि आगे से ये इस तरह की घटनाओं के बारे में, हिंसा फैलाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी आपने अपने चैनल पे ही वीडियो फुटेज चलाया है कि उन्होंने कहा है स्पष्ट रूप से कि दंगाइयों से पूरी तरह से उनकी भरपाई की जाएगी, उनकी संपत्तियां जब्त की जाएगी, संपत्तियों को बेच करके और उनकी भरपाई की जाएगी। और जो व्यक्ति दंगा में जिनके घर जले हैं, जिनके गाड़ी जले हैं, जिनके मकान जले हैं, उनको सरकार मुआवजा देगी। और आपने देखा कि 109 से ज्यादा गिरफ्तारियां इस राज्य में हो चुकी हैं और 20 से ज्यादा FIR जो है लॉन्च हो चुके हैं। और हम तय तक पहुंचेंगे कि कहां से यह सूत्र जो है, यह सूत्रधार कहां तक है फैला हुआ, उसके तय तक पहुंचने की भी कार्रवाई चल रही है। निश्चित रूप से किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। रही बात आपके प्रश्न की, तो मैं बता दूं आपको, महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए कुछ लोग जो है बहुत आतुर है। भारतीय जनता पार्टी सरकार किस तरह से बदनाम हो, यह विपक्षी पार्टियों की साजिश हमेशा से रही। आपने देखा कि किस तरह से अबू आजमी ने महाराष्ट्र की जनता के लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया। जो महाराष्ट्र की जनता छत्रपति शिवाजी राजे, संभाजी राजे को अपना देव तुल्य समझती है, उनको अपमानित करने का काम अबू आजमी ने किया और औरंगजेब को महान बताने का काम किया। वही समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उन्होंने जो सोमनाथ का मंदिर जो जिसने ध्वस्त किया था सालार गाजी, उसको भी संत बताने का काम किया। तो कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियां लोगों की भावनाओं को भड़का रही हैं और हमारे महापुरुषों को अपमानित करने का यह काम कर रहे हैं, जिसको तत्काल प्रभाव से इस तरह की राजनीति को रोकना चाहिए। लोगों की भावनाओं को कुरीदने का काम नहीं करना चाहिए। आपने देखा कि कल भी राज्यसभा में किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता हमारे मेवाड़ के महान सपूत राणा सांगा को गद्दार बताने का काम किया और देश के जनता की भावनाओं को भड़काने का काम किया। तो ये औरंगजेब की तारीफ करने में किस तरह से महापुरुषों को अपमानित कर रहे हैं, ये विपक्षी पार्टियों को समझना चाहिए और सौहार्द का माहौल बनाए रखना चाहिए और इस तरह के स्टेटमेंट से हमेशा से जो है बचना चाहिए। क्योंकि इस महाराष्ट्र हो चाहे देश हो, हर जगह माहौल खराब करने का काम विपक्षी पार्टियों ने सुनियोजित तरीके से किया है ताकि सरकार को पूरी तरह से बदनाम किया जाए। हमारी पूरी तरह से मंशा और चेष्टा रही है कि इस तरह से किसी भी साजिश को नाकाम किया जाए। आपने देखा कि किस तरह से हरे रंग को पे आयात लिखा है, इस तरह से जो साजिश फैलाने की कोशिश की गई कि उसको जला दिया गया, आयात लिखा हुआ हरा रंग का चादर जला दिया गया। ये सारी झूठी घटना थी जिसको रत्नाकर सिंह, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। दर्शकों को एक और बेहद बड़ी खबर दे दें। अजीत पवार ने रमजान की इफ्तार पार्टी में मुस्लिमों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। औरंगजेब विवाद के बीच अजीत पवार ने ये वार्निंग दी है। उन्होंने मुसलमानों को धमकाने की किसी भी कोशिश के खिलाफ चेतावनी दी है। पवार ने कहा कि मुस्लिम भाई बहनों को आंख दिखाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अजीत पवार इफ्तार की पार्टी के दौरान ये बेहद बड़ा बयान देते हैं, मुस्लिमों को लेकर ये बेहद बड़ा बयान। मुझे एक भरोसा देना है, आपका भाई अजीत पवार आपके साथ है। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, 2 गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा, तो वो कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। आपने सुना किस तरीके से इफ्तार पार्टी में
अजीत पवार बोलते हैं कि मुस्लिम भाइयों को जो भी आंख उठाकर देखेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। सीमा मलिक जी, आपके पास आऊंगी मैं, किस तरीके से आप इस पूरे बयान को देखती हैं? देखिए, ये जो बयान दिया है मैं मानती हूँ कि एक अच्छी बात है। क्या ये बात कहना कि यहाँ किसी भी मुसलमान को या देश में कोई भी जाति के लोग हैं उनको इस तरह से आंख निकाल के देखना या कोई भी आंख उठेगी तो हम उसके लिए मतलब एक्शन लेंगे। पर देखिए, मैं तो सिर्फ आपसे इतना जानना चाहती हूँ कि ये जो बयान है दादा का, ये इनका एक निजी बयान है या मतलब ये एनडीए का बयान है? क्योंकि आप जानती हैं कि एनडीए के जो अभी आप बात हो रही थी कि किस तरह से जो हमारे भड़काऊ भाषण देते रहते हैं लोग, तो मेरे ख्याल से जो हमारी सत्ता पार्टी है वो भी किसी तरह से पीछे नहीं है भड़काऊ बयान देने में। और देखिए, जो मतलब मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि इनका क्या निजी बयान है, क्योंकि सब जानते हैं कि जो सत्ता पार्टी है वो एक वर्ग विशेष के साथ उसकी क्या भावनाएं रही हैं। शायद हर लोग 10 साल में ये बात जान गए हैं कि क्या उनका व्यवहार रहा है एक वर्ग विशेष के साथ। तो अगर मुझे पता नहीं कि ये बयान उनका अपना निजी बयान है या उनकी पार्टी का स्टैंड है या पूरा एनडीए का स्टैंड है, तो देखिए जिस तरह के उनका अभी जैसे उनका ये बयान आया है, एक सत्ता पार्टी के नेता ने सीधे बोला है कि भाई वो आंख चेक कर रहे हैं लोगों की। आपको पता ही है कि वो कौन है जो हमेशा ही इस तरह के भड़काऊ बयान देते रहते हैं। तो ये केवल एक पार्टी की बात नहीं है, ये जो केवल ऐसा नहीं है कि केवल ये समाजवादी पार्टी की बात है या किसी की बात है। ये मेरे ख्याल से सत्ता पार्टी के भी जो बहुत बड़े बड़े नेता हैं वो इस तरह के बयान देते रहते हैं, चाहे वो होली हो, चाहे वो कुंभ हो, और चाहे वो नागपुर का ये अभी जो एपिसोड हुआ है। और देखिए, जो ये सब जो कुछ हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि देखिए, आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? जो आप ये कह रहे हैं कि ये प्रायोजित है, हर चीज़ आप विपक्ष के ऊपर डाल देंगे, अपनी नाकामियों को विपक्ष के ऊपर डालना ये कोई अच्छी बात नहीं है। और जब इतनी बड़ी घटना हो गई, वो जिसको कि आप बड़े बोलते हैं कि ये प्रायोजित था, मतलब पहले से सब कुछ डिसाइडेड था, तो आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? उनको पता नहीं था एक नागपुर जैसी सिटी जो कि एक बहुत शांतिपूर्ण सिटी है जहाँ पर कि कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई, और आरएसएस का हेडक्वार्टर है वहाँ पे जो थोड़ी ही दूर पर था, वहाँ पर अगर ऐसी घटना होती है, देवेंद्र फडणवीस जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, नितिन गडकरी जी वहाँ से आते हैं, तो ऐसी घटना वहाँ पर होना मतलब मुझे तो बहुत आश्चर्य है। एंड जो भी पुलिस वालों के साथ हुआ है, जो भी महिला पुलिस अधिकारियों के साथ हुआ, हम उसको स्ट्रांगली कंडम करते हैं और हम चाहते हैं कि उसके ऊपर एक्शन हो। एंड जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, पर उसमें ये चीज़ मतलब एक सिलेक्टिव एक्शन नहीं होना चाहिए कि एक मतलब गुट के ऊपर हो और एक पे ना हो। और जिन लोगों ने भी संपत्ति का नुकसान करा है, आप कहते हैं कि हम उनसे करेंगे, अब पता नहीं उनके पास वो उसको कंपनसेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एंड फिर आप बुलडोजर की बातें करते हैं। सो मैं तो सिर्फ कहूँगी कि हम लोग जो है दिस इज बुलडोजर की बात करना, दिस इज अंडरमाइनिंग द रूल ऑफ लॉ, है ना। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट का भी एक व्यक्तित्व आया था, मतलब जजमेंट आया था कि इस तरह से जाके किसी के घर पर भी बुलडोजर चला देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। और देखिए, जिस तरह से मतलब उनके घर में और भी लोग होते हैं, एंड पहले तो आप उस पर बुलडोजर चला देते हैं बिकॉज अगेंस्ट द रूल्स, एंड उसके बाद आप जस्टिफाई करते रहते हैं कि इलीगल थी ये बिल्डिंग या इलीगल नहीं थी। एंड उसी कॉलोनी में और भी बिल्डिंग्स होती हैं, वो भी तो इलीगल है। लेकिन सीमा जी, जिस तरीके से पुलिस कर्मियों को घायल किया गया था वो भी तो सही नहीं था ना? नहीं, बिल्कुल सही नहीं था। हम स्ट्रांगली कंडम करते हैं, उनके ऊपर हम चाहते हैं कि एक्शन होना चाहिए। जिस तरह से पुलिस वालों को मारा, मतलब कोई भी इस बात को जस्टिफाई नहीं करेगा। और कोई भी ये नहीं कह रहा कि औरंगजेब एक बहुत अच्छा शासक था या कुछ भी था। हम भी जानते हैं कि वो क्रूर शासक था, है ना। और हम को मतलब उसने जो काम किए उसको अब क्या गिनाना है, मतलब हमारे सिखों के गुरु के ऊपर करा अपने। बिल्कुल सीमा जी, खैर मतलब लगातार इस पूरे मामले पर जो भी उन्होंने काम करे, तो हम उनकी कोई महिमा मंडल नहीं करते। हम तो देखिए डॉक्टर्स हैं, पर जितनी भी हिस्ट्री हमने पढ़ी है, हमने हमेशा ही पढ़ा है कि वो एक क्रूर शासक था। एंड उसने जिस तरह से मतलब हिंदुस्तान में जो चीजें करी, तो कोई भी उसको अप्रिशिएट नहीं करता। पर ये बात है कि एक 300 साल पुरानी घटना है वो, देखिए। एंड उसके ऊपर लेके अगर हमारे हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते हैं, तो दिस इज वेरी मतलब एक कंडेमेबल है, मतलब हम कंडम करते हैं उसको। और देखिए, जो मतलब ये जो हमारे सीमा जी, लगातार खैर इस पूरे मामले पर एक्शन लिया जा रहा है। अभी आपको देखिए बोलते हैं यहाँ पर कि अगर जो मुसलमान विधायक आएंगे उनका हम उठा के बाहर फेंक देंगे, तो ये भी तो दूसरों की भावनाओं सीमा जी, को चलिए हर्ट आपके करना पास ही मैं नहीं आऊंगी, संजय जी से भी बात कर लेते हैं। संजय जी, एक तरफ बुलडोजर एक्शन की यहाँ पर बात चल रही है, एक तरफ मुस्लिमों को प्रोटेक्ट करने की भी यहाँ पर बात सामने आ रही है, क्या मायने आप इसके निकालेंगे? देखिए, मैं इस पर एक बात कह दूंगा आपसे। जो बुलडोजर की बात चल रही है,
इनका जो चाल चेहरा जो है बदला हुआ है। कंगना राउत के घर पे बुलडोजर चलाया गया था, उनके अवैध निर्माण को तोड़ा गया था, तो यही भारतीय जनता पार्टी वाले इस बुलडोजर एक्शन को गलत मान रहे थे। आज वो किसी घर में बुलडोजर चल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो इनलीगल प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर सिर्फ बुलडोजर चलेगा। तो हम कैसे कह सकते हैं बुलडोजर चलना चाहिए? इलीगल प्रॉपर्टी किसी की मदद नहीं है इसमें, जिसकी हो उसमें बुलडोजर चलाइए, उसमें अपराधी हो या न अपराधी हो, जो भी हो, इलीगल प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात हो गई। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा भीषण हत्याकांड किया गया। ये क्या देवेंद्र फडणवीस को दिखाई नहीं पड़ता? अगर किसी एक व्यक्ति ने कोई बात कही 153 करोड़ जनता के बीच में और उसने माफी मांग ली, तो क्या देवेंद्र फडणवीस संवैधानिक पद पे होते हुए उनको ये नहीं पता है कि उनको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए? अगर कब्र का मामला था, औरंगजेब की कब्र है, उससे हमारा कोई प्यार नहीं है, खोद दीजिए, आज बोलिए, मैं भी चलूंगा। अगर कब्र खोदने की बात थी तो उनको क्या मालूम नहीं था कि वो संरक्षित है एएसआई द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा? आप केंद्र सरकार से आदेश लेते और उसके बाद आप खोद देते। 11 मार्च को आप घोषणा कह रहे हैं कि साहब कब्र हम खोदनी चाहिए, और फिर हिंदू परिषद वाले, बजरंग वाले, जिन्हें कोई अस्तित्व नहीं है, फिर हिंदू परिषद सिर्फ क्या बचे नेता, आज कोई उनके संग कोई जनता नहीं है, और बजरंग दल का कोई अस्तित्व नहीं है, उनको आपने आगे कर दिया, उनके द्वारा धरना प्रदर्शन कराने लगे। अरे धरना प्रदर्शन वहां जरूरत होती है जहां सरकार से कोई बात मनवानी पड़ती है, लेकिन यहाँ तो आपका मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री, केंद्र में आपके प्रधानमंत्री, तो आपको देखना चाहिए था, आप उनसे आज्ञा लेनी चाहिए थी, आप कार सेवा करते। क्योंकि ये ध्यान भटकाने के लिए, महाराष्ट्र की जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये सब कार्रवाइयां की गई। जलियांवाला बाग में 1200 से ज्यादा लोग, जो बताया जा रहा है, मैं तो था नहीं वहां पे, जो बताया जा रहा है उनकी हत्या हो गई थी, वो बलिदान हो गए थे। तो क्या देवेंद्र फडणवीस को ये नहीं देखना चाहिए कि जो नया मैटर है 1919 का और 30-18 साल के पीछे पहुंच गया, कि ये नहीं कहा जाता है, हमारे बाप दादा कहते हैं, सनातन धर्म कहता है कि किसी मृत व्यक्ति पे कोई ऐसी कब्र पे काम नहीं होना चाहिए। अगर कोई हमारा दुश्मन भी है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके शरीर में हम लात भूसे नहीं चलाएंगे, हम उसको श्रद्धा से सुमन अर्पित करेंगे। मैं कह रहा हूँ इनकी जो ध्यान भटकाने की इसलिए कारण है कि इन्होंने जो घोषणा की थी कि हम जो है किसानों को लोन माफ करेंगे, 25 लाख नौकरियां देंगे, छात्रों को 10,000 रुपए देंगे, बिजली बिलों में 30% की कटौती करेंगे, 1500 की जगह 2100। बिल्कुल संजय जी, यहाँ पर दो फाड़ दोनों ही तरफ से देखने को मिल रही है। जिस तरीके से बयान, सुन लीजिए 2 मिनट बात और सुन लीजिए। इसके बाद इन्होंने कहा था लाडली बहनों को 21 रुपए देंगे, इन्होंने शिव भोजन थाली देंगे, इन्होंने कहा था मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कराएंगे जो 60 वर्ष के ऊपर के आदमी है। तो ये इतने मुद्दे थे, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और कानून व्यवस्था का हालत यह है कि 22 श्रेणी का विधायक जो था वो मार दिया था सरेआम। इनकी केंद्रीय मंत्री की लड़की वो सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल संजय जी, लेकिन हम लोग यहाँ पर नागपुर हिंसा की बात कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से एक्शन इस पूरे मामले को लिए जा रहे हैं, मैंने वही कहा आपसे ना, नागपुर हिंसा जो है, नागपुर हिंसा में अगर ये बयान ना देते देवेंद्र फडणवीस जी कि औरंगजेब की कब्र खोदनी है, मुझे मौका दीजिए भाई। जो विपक्ष को आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष कर रहा है, अरे विपक्ष जरा खोद दो। रत्नाकर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। संजय जी, रत्नाकर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। चलिए आप तीनों की बात में वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को यहाँ पर दे दें। नागपुर हिंसा केस में 7 और आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। नागपुर हिंसा में अब तक